हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम। 11th क्लास का बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लो क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिक में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड, मतलब रिएक्शन किस हद तक जा सकती है। एक्सटेंट मतलब हद होता है, ठीक है। रिएक्शन किस हद तक जा सकती है, कितना दूर जा सकती है रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सम रिएक्शंस आर नेवर गो फॉर कंप्लीशन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो तो कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपने पढ़ा है बचपन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, याद करो जरा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वो तो कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट नहीं होने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री में ये दो रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं इंडस्ट्री में, है ना। और ये होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। यहां SO3 बनता है, इसके बाद फर्दर रिएक्शन हम करवाते हैं आगे की H2SO4 बनाने के लिए, मेजर रिएक्शन ये होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, यहां क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर लिखा है ये है कैटलिस्ट, आयरन सॉलिड कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम यहां प्रोमोटर होता है। क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट और प्रोमोटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। होते तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब है कि पहले कोई रिएक्शन अगर 10 घंटे में हो रही थी तो अब रिएक्शन 1 घंटे में होने लगेगी। मतलब कैटलिस्ट अमाउंट को नहीं बताता कि रिएक्टेंट कितना, प्रोडक्ट कितना, अमाउंट के बारे में नहीं बताता कि भाई कैटलिस्ट डालने से अमाउंट बढ़ जाएगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब उस रिएक्शन में होने वाले टाइम को कम कर देता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, या हमारे इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैटलिस्ट की, है ना। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो कैटलिस्ट जहां मैं लिखूंगा वो सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, ठीक है। यहां होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। इक्विलिब्रियम को अगर क्लासिफाई करें तो दो टाइप से बता सकते हैं, फिजिकल केमिकल। फिजिकल चेंज में जो इक्विलिब्रियम वो फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल चेंज में जो इक्विलिब्रियम वो केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे फिजिकल चेंज आप बचपन से जानते हो, आइस से वाटर बनता है, फिजिकल चेंज है। NaCl को पानी में डाल दो, नमक को पानी में डाल दो, सॉल्वेशन रिएक्शन, फिजिकल चेंज है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल चेंज में, केमिकल स्टेट या केमिकल प्रोसेस में रिएक्शन हो। देखो H2 और I2 रिएक्ट कर रहे हैं तो नया केमिकल HI बन रहा है, यहाँ N2O2 रिएक्ट कर रहे हैं तो नया केमिकल NO बन रहा है। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि केमिकल प्रोसेस में जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंज जहां होता है, नए अलग टाइप के प्रोडक्ट बन जाएं तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम इसके अंदर चलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, और यही आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से चीजों को आप समझेंगे हम, ठीक है। नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इसमें दो टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, एक है कौन सी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एक है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। रिवर्सिबल क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होने का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन वो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो एक डायरेक्शन में होने वाली इरिवर्सिबल और दोनों डायरेक्शन में होने वाली रिवर्सिबल, मतलब रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट भी बने और प्रोडक्ट से तुम्हारा रिएक्टेंट भी बने, ठीक है, ऐसा होता है। तो यही मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, और ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में होती है। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या कहना है, रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जब आपने बोल ही दिया कि वन डायरेक्शन में होने जा रही है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो वही लिखा है क्या, रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। मतलब आपने बोला ना यूनि डायरेक्शन है, अगर यूनि डायरेक्शन है तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, नहीं तो फिर वो बाई डायरेक्शनल हो जाती। अगला क्या लिखा, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, हो ही नहीं सकता, क्यों, जब रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना देगा तो काहे का इक्विलिब्रियम, है ना। अगला क्या लिखा है, सच रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। आपने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी हो गई, HCl प्लस NaOH, सिंगल एरो लगाते थे आप, NaCl प्लस वाटर बनता था, ठीक है। और ये रिएक्शंस जो होती हैं कौन सी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये फेवर करती हैं ओपन वेसल में, ठीक है, या ओपन कंटेनर में।
तो ओपन कंटेनर में होने वाली रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल। और आपने यहां बोला क्या? द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन। क्या बोला? अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह आपने सेम रखा, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप? रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक बार बताओ, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना लेंगे, तो ये कहानी तो तब होगी ना जब ढक्कन बंद हो, क्लोज वेसल हो। जैसे मान लो कोई गैसियस प्रोडक्ट आपका बन रहा है, सपोज N2 + 3H2 gives 2NH3, अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया तो गैस है, अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो गैस उड़ जाएगी। आपको इसको बंद करके ही रिएक्शन करानी है ताकि अमोनिया के मॉलिक्यूल दोबारा से रिएक्ट तो कर पाए, उड़ ना जाए। अगर उड़ गए तो वो इरिवर्सिबल हो गई। मतलब क्लोज वेसल को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये वाली रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है इन रिएक्शन में। क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्लोज्ड वेसल को ओपन कर दूं तो जो रिवर्सिबल पहले हो रही थी इसमें, अब ओपन होने के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला देखो जरा, अटेन इक्विलिब्रियम एंड नेवर गो फॉर कंप्लीशन। सही बात है। क्यों? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा, प्रोसेस चलती रहेगी, इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा आपके सामने। जैसे N2 + 3H2, तो उसमें आप ये एरो लगाओ, ये एरो लगाओ, फिर उसके बाद अमोनिया लिखो 2NH3, है ना। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट है, इनके हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, कौन कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। पहले इसको नोट कर लो आप। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अपन इनके, है ना। जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपने यूजुअली नाम सुना होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दी NaCl के साथ, तो रिएक्शन कैसे कराओ? कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। इसका कैटायन Ag+ इसके एनायन Cl- से AgCl बना लेगा, इसका एनायन NO3- इसके कैटायन Na+ से NaNO3 NaNO3 बना लेगा। तो जो AgCl है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, प्लस क्या बनेगा? NaNO3। तो पीपीटी बनना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने, जैसे HCl की रिएक्शन आपने NaOH से करा दी, तो क्या बना? NaCl प्लस वाटर बना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वगैरह ये सब इरिवर्सिबल हो गई। थर्ड रिएक्शन आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी बहुत बार, 2 टाइम्स KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। कितना आएगा? 3 2 जा 6, तो यहां 3 आ जाएगा। और ओपन वेसल में होने वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं रिएक्शन इन ओपन वेसल, अगर मैं कराऊं, मान लो मैंने रिएक्शन कराई CaCO3 सॉलिड, इससे बन रहा है CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अगर मैंने वेसल को ओपन कर दिया तो अब ये जो पहले क्लोज वेसल में इक्विलिब्रियम होती थी वो क्या हो जाएगी? ओपन वेसल में इरिवर्सिबल वाला हो जाएगी। पहले रिवर्सिबल होती थी। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है NH4HS, ये रिवर्सिबल होती है क्लोज में, लेकिन ओपन वेसल कर देते हैं तो अमोनिया प्लस H2S बनता है इसमें, है ना। इस तरीके से कुछ रिवर्सिबल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। होमोजीनियस में क्या होता है? ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फेज में होंगे, या तो गैस या लिक्विड या सॉलिड। तो होमोजीनियस को हम 3 तरीके से लिख रहे हैं। पहला ए लिख रहा हूं मैं, क्या? गैस फेज में होने वाली। गैस फेज वाली कौन सी है? ध्यान से देखना जरा। जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल लिख रहा हूं, N2 + O2 गिव्स 2NO। इस रिएक्शन का नाम है बर्कलैंड आइड प्रोसेस। नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो, बर्कलैंड आइड प्रोसेस। और ये HNO3 के प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आगे अपन डिटेल में इसके आगे की फर्दर रिएक्शन नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। ये उसकी स्टार्टिंग रिएक्शन होती है बर्कलैंड आइड की। सेकंड बी वाला, तो टोटल अभी तक आपने 3 नेम रिएक्शन याद कर ली इनऑर्गेनिक की। कौन सी? बर्कलैंड आइड प्रोसेस में यूज होने वाली रिएक्शन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली स्टार्टिंग में बताई थी, और हेवर्स प्रोसेस वाली, है ना। सेकंड लिख रहा हूं मैं लिक्विड फेज में होने वाली रिएक्शन। लिक्विड फेज में होने वाली कौन कौन सी रिएक्शन है? देखो, एक उसमें से एग्जांपल है एसिड की रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन इसको बोलते हैं। एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करवा दो, ठीक है, और ये रिएक्शन लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड मिलाते हैं इसमें, एसिडिक मीडियम में होती है। तो लिक्विड लिक्विड क्या बनाता है ये? CH3COO C2H5,
ये भी लिक्विड, प्लस H2O, ये भी लिक्विड है ना। तो ये रिएक्शन होती है सभी जिसमें लिक्विड होते हैं, ये क्या हो जाएगी, लिक्विड फेस की होमोजीनियस। इसी तरीके से एक में लिख सकता हूं सॉलिड फेस की होमोजीनियस, जैसे कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड या डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन है ना, तो कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन आप कर रहे हो। तो ये भी रिएक्शन क्या होती है, सॉलिड फेज में इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी डायमंड मिलता है तो डायमंड के ऊपर पहले ग्रेफाइट मिलता है, उसको हटाया जाता है तो नीचे डायमंड मिलता है, ऐसा होता है, जो भी माइंस होती है वहां से जो निकालते हैं अपन। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 फेज आर प्रेजेंट, 2 और मोर देन 2 फेज आर प्रेजेंट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फेज प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। जैसे ध्यान से देखना, CaCO3 की रिएक्शन करा रहे हैं हम, क्लोज वेसल में होनी है रिएक्शन, CO प्लस CO2, सॉलिड सॉलिड गैस, NH4HS की रिएक्शन अमोनिया के जो बन रहा है हीटिंग पर, अमोनिया प्लस H2S, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये डिकम्पोजिशन है, मतलब हीटिंग पर ऐसा होता है, ये हीटिंग पर ऐसा होता है, ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी हीटिंग पर हो रहा है। ठीक है, तो क्या बना इसमें, अमोनिया गैस और H2S गैस। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, मतलब बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अभी, मेन न्यूमेरिकल चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, बहुत बेसिक थ्योरेटिकल चीजें कवर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम क्या है तो आप समझ जाओगे सारी चीजें। जैसे होमोजीनियस रिएक्शन 3 टाइप की हम लिख रहे हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस में ऐसी होंगे, देखो 2 या 2 से ज्यादा फेस प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कहां पर होती है, क्लोज वेसल में। ये हमने कहां लिखी थी, रिएक्शन इन ओपन वेसल, और ये कहां होती है, इन क्लोज्ड वेसल, इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये था बहुत बेसिक सा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब हम चलते हैं रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम को, जो कि मेन चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट बोल सकते हो कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी हमें करनी है और उसको फिर आगे लेकर कैरी ऑन करते जाना है एंड तक। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान से समझते हैं सारी चीजें, एक एक चीजें क्या कह रहे हैं। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। तो ये जो लिखा है ना, CH मतलब केमिकल, EQ मतलब इक्विलिब्रियम, इन REV मतलब रिवर्सिबल, RXN मतलब रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे स्टडी करेंगे। मैं एक रिएक्शन लेके चल रहा हूं, स्टार्टिंग में क्या है मेरे पास, R1 और R2, ये 2 रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं 2 प्रोडक्ट P1 एंड P2, और मैंने मान लिया कि ये सभी गैस हैं। ठीक है, तो R1 R2 ये भी गैस है, P1 P2 ये भी गैस है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या यहां पर स्टडी करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं शुरुआत में कि R1 और R2 प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, R1 और R2 प्रेजेंट होंगे। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या, इनिशियली R1 and R2 आर प्रेजेंट। R1 और R2 प्रेजेंट है, इनिशियली क्या प्रेजेंट है, R1 और R2 प्रेजेंट है बेटा इनिशियली। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, when R1 and R2 reacts, they form P1 and P2. As soon as P1 and P2 are formed, P1 and P2 are formed, they start backward reaction. देखो जरा क्या कह रहे हैं आपसे, जब R1 R2 रिएक्ट करते हैं, इनिशियली तो यही प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, इनिशियली रिएक्टेंट प्रेजेंट है बेटा, प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है।
तो अगर इनिशियली ये प्रेजेंट है तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, P1 P2 बनाएंगे, और जैसे ही P1 P2 बनने लगेगा तो ये आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना लेंगे। फिर सुनो क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, और जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा वो आपस में रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट बनाना चालू कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब R1 R2 रिएक्ट करके P1 P2 बनाएंगे तो पॉइंट नंबर 3 ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। मतलब R1 R2 कम होते जाएंगे तो रेट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी समय के साथ। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। तो होगा क्या, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और रिएक्टेंट कम होता जाएगा तो समय के साथ रेट कम होती जाएगी रिएक्शन की, और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो समय के साथ रेट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब एज अ रिजल्ट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं क्या, कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम या रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो व्हेन RF इज इक्वल टू RB देन रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख सकते हैं अपन तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। तो आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझे, क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से समझना जरा बात को। क्या बोला मैंने एट इक्विलिब्रियम, पहले सब छोड़ दो, स्टार्टिंग से चलते, बिल्कुल स्टार्टिंग से। एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दे रखी है, शुरुआत में ये प्रेजेंट है, ये नहीं है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्शन जब हो जाएगी इनकी तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, धीमे धीमे कम होता जाएगा, प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी, बैकवर्ड की बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाएं तो उस टाइम पर हम बोलते हैं यस, अब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इसका मैंने कतई मतलब आपको ये नहीं बताया कि रिएक्शन बंद हो गई। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि रिएक्शन बंद हो गई। रिएक्शन फॉरवर्ड में भी चल रही है, बैकवर्ड में भी चल रही है, बराबर रेट से चल रही है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्लियर बात, एकदम क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल पॉइंट लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम का। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। ये तो बेसिक चीज समझाई मैंने, है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, दो चीजें ध्यान रखना। क्या, एट इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट तो अपन यहां लिख चुके हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम पे। और दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखना, CON, C के ऊपर N लगाता हूं मैं, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन बोलता हूं उसको। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट और इक्वल। मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं या इक्वल हो जाएं तो रेट बराबर हो जाएगी, और रेट बराबर हो जाएगी मतलब RF इज इक्वल टू RB पे इक्विलिब्रियम अचीव करता ही है। मतलब आप दो चीजें ध्यान रखो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। रेट अगर सेम होंगी दोनों रिएक्शन की, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, तो क्या वो इक्विलिब्रियम है? आप बोलोगे हाँ सर, यस सर, इक्विलिब्रियम है। कब? जब रेट बराबर हैं। तो रेट अगर कांस्टेंट हो जाएं लेकिन अलग अलग हो तो इक्विलिब्रियम है क्या? आप बोलोगे नो सर, रेट बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट के बारे में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम हो जाएं तो क्या वो इक्विलिब्रियम है? यस, सेम हो जाएं और फिर सेम ही रहें, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मान लो रिएक्शन हो रही है और पहले आपका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था, फिर बीच में कभी एक आध बार सेम हो गई और फिर चेंज हो गई, तो इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। मान लो स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थी, फिर एक टाइम के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई और फिर पूरी जिंदगी भर सेम रही, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है। समझना बात को, कॉन्सेंट्रेशन सेम होना और हमेशा सेम होना
मतलब जैसी कॉन्सेंट्रेशन एक बार सेम हो गई तो आगे आने वाली पूरी जिंदगी तक सेम रहे, चेंज ना हो, तो इक्विलिब्रियम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो भी इक्विलिब्रियम है। ध्यान से सुनना, रेट सेम तो इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन सेम या फिर कांस्टेंट तो भी इक्विलिब्रियम होता है। दो चीजें हैं यहां पर, ठीक है। इसी वाले पॉइंट को एक बार हम ग्राफिकल एनालिसिस करके भी समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम को ग्राफ से समझेंगे तो आप समझ जाओगे चीजों को जो अभी मैंने बोला, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं ग्राफ बनाता हूं, लिख लो इसे। चलो बच्चों ध्यान देना जरा ग्राफिकल एनालिसिस पर, ध्यान से सुनना जरा। ग्राफिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो दो टाइप के ग्राफ हम पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और रेट वर्सेस टाइम। बहुत ध्यान से देखना जरा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या है। अच्छा, आप स्टार्टिंग में क्या मान के चलते हो? स्टार्टिंग में क्या मानते हो आप? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। अब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ध्यान से देखना जरा, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर रिएक्टेंट है तो मैंने मान ली उसकी कुछ डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन यहां होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, सही बात है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, इस टाइप से मैं बना देता हूं कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। अच्छा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो था नहीं ना। अगर प्रोडक्ट नहीं था तो मान लिया मैंने जीरो, भाई प्रोडक्ट नहीं था तो जीरो ही मानोगे ना। तो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनता जा रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद, ध्यान से देखना जरा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। मैंने ये मान लिया यहां पर, इस पॉइंट पर, इधर इस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट ही रहेंगी पूरी जिंदगी भर, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है। अगर आगे जाके कभी चेंज हो जाती हैं तो हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। समझ गए बात को? तो फिर से समझो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये है आपका क्या? रिएक्टेंट का आर, और ये क्या है? रेड वाला किसका है? प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ है और ब्लैक वाला रिएक्टेंट का है। तो ध्यान से सुना आपने क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट जिस पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। देखो जरा, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, लेकिन इतना तो पक्का है ना कि इस पॉइंट के बाद आप आगे बढ़ जाओ, मतलब इस पॉइंट के बाद आप आगे निकल जाओ इधर, ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और पूरी जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगी। और आप इधर आगे निकल जाओ तो कांस्टेंट हो जाएगी, पूरी जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगी। सीधी लाइन है ये, है ना। तो ये क्या होगा? सीधी लाइन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, और उसके बाद पूरी जिंदगी भर कांस्टेंट रहे। मतलब अब आगे टाइम कितना भी ले लो, अब ये चेंज ना हो तो हम बोल देंगे कि जिस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई थी वो टाइम इक्विलिब्रियम है, उसके बाद इक्विलिब्रियम रहेगा। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि सर क्या ये हमेशा नीचे आएगा और प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहेगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और कांस्टेंट हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट से कम रहे। जैसे इस तरीके से भी आप बना सकते हो। मैं ये मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम उसने कुछ यहां से अचीव किया। ध्यान से देखना जरा, इस पॉइंट तक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही थी, मैंने ऐसा मान लिया, या थोड़ा इधर मान लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पहले ही कांस्टेंट दिख रही है, यहां मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? कांस्टेंट हुई पहली बार, और फिर जिंदगी भर कांस्टेंट रही, आगे चेंज नहीं हो रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे? यस, ये इक्विलिब्रियम है। समझ रहे हो बात को? बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, लिख भी लेते हैं अपन, ठीक है।
ये है आपका क्या, प्रोडक्ट का, और ब्लैक वाला किसका है, रिएक्टेंट का। ठीक है, और ये आगे जाके कांस्टेंट हो गई, और ये आगे जाके कांस्टेंट हो गई, सीधा जाएगा ग्राफ, है ना, इसका भी सीधा जाएगा। तो हो क्या रहा है यहां पर, क्या हो रहा है बताओ, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना क्या इक्विलिब्रियम है, क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम बोलूंगा, आप बोलोगे यस, EQ के ऊपर M लगाने का मतलब इक्विलिब्रियम, मैं शॉर्ट फॉर्म में EQM लिखता हूं मतलब इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये इक्विलिब्रियम है, यस ये भी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगला कई लोगों के दिमाग में आने वाला एक और सवाल, क्या सर ये कांस्टेंट तो आपने कर दी, क्या ये बराबर हो सकती हैं, यस बराबर हो सकती हैं। जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, सही बात है, प्रोडक्ट बढ़ेगी, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, और फिर बराबर रहें जिंदगी भर। ये एक बार अगर बराबर हो गई तो ये बराबर रहें फिर जिंदगी भर, तो हम क्या बोल देंगे इस पॉइंट को, ध्यान से देखना, तो हम इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे ना। देखो इस पॉइंट पर देखना ध्यान से, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई और फिर जिंदगी भर बराबर रही, मतलब ये टाइम फॉर इक्विलिब्रियम। अगर आगे जाके कभी डिस्टर्ब होती हैं तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन कोई नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, रिएक्शन कोई नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, वो डिपेंड करता है आगे की कहानी पर। तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपके लिए बात बताऊं, ध्यान से सुनना जरा, कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ चल रहा था अपना, 3 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, अच्छा ये भी इक्विलिब्रियम है, इसको भी लिख लो, है ना, 3 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं और ये तीनों ही इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना, बराबर होना। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, कांस्टेंट हो या बराबर हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ये आर नहीं है ये पी है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, इस वाले में बराबर हो रही है, या कांस्टेंट भी चलेंगी। सुनना ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो या कांस्टेंट भी चलेंगी। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी बराबर है तब तो इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी, मतलब प्रोडक्ट बढ़े और ज्यादा बढ़ जाए, यहां पर ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है रिएक्टेंट के नीचे, लेकिन हां इतना तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये और ये कांस्टेंट हो रही है, मतलब इस टाइम के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं कर रही हैं, कांस्टेंट हो रही हैं, इस टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो रही है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है, मींस कॉन्सेंट्रेशन में तीनों ही ग्राफ इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान से देखना, सिमिलर ग्राफ में रेट के लिए बना सकता हूं, रेट वर्सेस टाइम, तो मैं 3 ग्राफ रेट वर्सेस टाइम के बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, ऐसा, 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 प्रोडक्ट का ऐसा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब तीनों इसी जैसी ग्राफ है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के, रेट वर्सेस टाइम के हैं। क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम बोलूंगा, नहीं। क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम बोलूंगा, नहीं। क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम बोलूंगा, हां। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना आप, है ना, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपके सामने ऐसा बना के बताऊं कि साहब ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये इस टाइम पर, इस टाइम के बाद रेट, ये तो कॉन्सेंट्रेशन का था ना, ये रेट का है, ठीक है, इस टाइम के बाद ये जो है ना, ये टाइम, इस टाइम के बाद रेट कांस्टेंट हो रही है, रेट कांस्टेंट होने का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। इस टाइम के बाद, यहां कुछ टाइम मान लेते हैं, इस टाइम के बाद रेट क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, इस टाइम के बाद रेट कांस्टेंट हो रही है, तो क्या इस टाइम को हम टाइम फॉर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं, अरे भैया रेट का कांस्टेंट होना इक्विलिब्रियम नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन का कांस्टेंट होना इक्विलिब्रियम होता है, रेट का कांस्टेंट होना इक्विलिब्रियम नहीं होता है। समझ रहे हो बात को, रेट का बराबर होना इक्विलिब्रियम है, रेट का बराबर होना इक्विलिब्रियम है,
समझना बात को। अब आया मजा। ये टाइम फॉर इक्विलिब्रियम बोलूंगा मैं, इधर और इधर में लिख ही नहीं रहा टाइम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का है ही नहीं। समझना बात को। अब तीनों ग्राफ ये देखो और तीनों ग्राफ ये देखो, बहुत गौर से देखो, मैं बोलते जा रहा हूं, आप देखते जाना। कॉन्सेंट्रेशन का पहला ग्राफ इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन वाला सेकंड ग्राफ इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। थर्ड वाला इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना और कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना मतलब रेट बराबर हो जाती है, आप ऐसा समझो। इधर रेट बराबर होना इक्विलिब्रियम है ये वाला। रेट कांस्टेंट होना, इन दोनों में कांस्टेंट हो रही है ये और ये। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। रेट का कांस्टेंट होना इज नॉट द इक्विलिब्रियम। रेट का बराबर होना ही इक्विलिब्रियम होता है। समझ गए बात को? तो ये ग्राफिकल एनालिसिस था अपना, बहुत अच्छे से इसको नोट करो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफिकल एनालिसिस से मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकते हैं, जो बातें मैंने बोली है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम समझ रहे हैं नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलो। बहुत ध्यान से आराम से समझ लो, बहुत इजी है। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। अगर आपसे कोई बोले कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई बोले कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम कहां से स्टार्ट होगा? क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा? आप बोलोगे नहीं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हो सकता है। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। मान लो आप कोई ऐसा बोलो कि सर हम प्रोडक्ट को चेंज करके रिएक्टेंट बना रहे हैं और फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट वाली डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी, और प्रोडक्ट वाली डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से भी, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब समझाने के लिए एक रिएक्शन मैंने ली है। डायनेमिक का मतलब समझो क्या होता है। फेरिक नाइट्रेट है मेरे पास, ठीक है, और पोटेशियम थायोसाइनेट है, इसकी रिएक्शन हो रही है, FeSCN होल थ्राइस बन रहा है और KNO3 बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, जब ये रिएक्शन हो रही है तो होता क्या है? इसका जो कलर होता है FeSCN होल थ्राइस का, इसका होता है ब्लड रेड कलर। क्या होता है? ब्लड रेड, खूनी लाल, ब्लड रेड कलर होता है। ठीक है, तो जब ये ब्लड रेड कलर होता है तो वो कब बनता है, कब प्रोड्यूस होता है, कब दिखता है? जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। सही बात है ना? अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तब आपको ब्लड रेड कलर मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन से रेड कलर मिल रहा है। अब अगर आप मान लो, सपोज अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KNO3 अगर बढ़ाते हो, KNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, तो ये क्या करेगा? अब इससे रिएक्शन करने लगेगा वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए। तो इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व होता है कि जैसे हम KNO3 को मिलाते हैं, मतलब KNO3 की कॉन्सेंट्रेशन अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, जैसे ये रिएक्शन तो हो रही, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास अलग से एक डिब्बे में KNO3 डाला था, मैंने उसमें डाल दिया। ठीक है, तो KNO3 बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगती है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ ब्लड रेड कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज होने लगती है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। और आपके पास अलग से FeNO3 होल थ्राइस पड़ा हुआ था, आपने क्या बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeNO3 होल थ्राइस बढ़ा दी। कैसे बढ़ाओगे? कुछ मोल वगैरह मिला के। ठीक है, मोल या सीधी कॉन्सेंट्रेशन भी डाल सकते हो ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeNO3 होल थ्राइस बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस, आप ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो। इसका मतलब हो क्या रहा है? रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है। इधर छेड़ोगे तो बैकवर्ड आ रही है, इधर छेड़ोगे तो फॉरवर्ड आ रही है। मतलब इधर तुमने FeNO3 होल थ्राइस बढ़ाया तो फॉरवर्ड, और इधर KNO3 बढ़ाया तो बैकवर्ड। इसका मतलब डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब दोनों डायरेक्शन में, नॉट स्टैटिक। ये ध्यान रखना, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रही है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है ना। अ कैटलिस्ट, अगला पॉइंट, अ कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना KNO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, ये कम करना, इसको हम डिटेल में लास्ट में चैप्टर के आखिरी में ली चैटेलियर प्रिंसिपल आता है, वहां और एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो मैं डायनेमिक का मतलब समझाने के लिए इतना चीज लिया हूं। ठीक है, अगला देखना जरा, अ कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोले पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, पॉजिटिव कैटलिस्ट
डाला तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको ROR लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। और आपसे बोले भैया नेगेटिव कैटलिस्ट डाला, तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, नेगेटिव कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। फिर से मैं बात बोलूंगा आपको, कैटलिस्ट का पूरा टॉपिक 12th क्लास सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस नाम से ही आता है। बहुत सारे कैटलिस्ट हम वहां पे पढ़ते हैं। अभी बस आप ये ध्यान देना कि कैटलिस्ट क्या कर सकता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ टाइम कम कर देगा रिएक्शन का या बढ़ा देगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का टाइम कम कर देगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन 10 घंटे में हो रही है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट उसको 2 घंटे में करा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट 20 घंटे लगा रहा है ना। तो इस टाइप से होता है ये। अगला पॉइंट देखना, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कांस्टेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम है, तो इसी की बात हम ऐसा बता रहे हैं कि आप कलर देखो, कलर कांस्टेंट हो गया, रिएक्शन तो चलती रहती, डायनेमिक है, कलर मिल गया आपको और वही फिक्स कलर है, या कुछ पर्टिकुलर प्रेशर ऑब्जर्व करो उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, अगला देखो 5th पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो बैकवर्ड जा रही है, इसकी चेंज कर रहे हो तो फॉरवर्ड जा रही है। मतलब इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो सकता है क्या, प्रेशर, जैसे यहाँ कांस्टेंसी था, आपने क्या बोला, मान लो प्रेशर कांस्टेंट था, आपने उसको चेंज कर दिया तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया ना। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग फैक्टर्स लाइक पीटी, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम। और ये जो चेंज करते हो ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे एंड में, बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से इनको लिखना, अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लोगे, सिंपल है, आप समझ जाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से, ध्यान से देखो जरा। एक रिएक्शन हो रही है 2NO + O2 गैस 2NO2, सभी गैस हैं। ठीक है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन एंड क्लोज वेसल इन लैब 1 एंड लैब 2। मतलब ओपन वेसल वाली हो रही है लैब 1 में और क्लोज वेसल वाली हो रही है लैब 2 में, ऐसा आपसे बोला गया रेस्पेक्टिवली। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड इन, EQM मतलब इक्विलिब्रियम। बताना जरा, ओपन वेसल में इरिवर्सिबल होती हैं और क्लोज वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन आपको चाहिए, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपका, लैब 2 बदलापुर, क्लोज वेसल में ही होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है, बताना जरा। ए क्या है, यहां से शुरू हो रहा है और बढ़ रहा है, इसका मतलब ए क्या हो गया तुम्हारा, प्रोडक्ट हो गया। भाई हम स्टार्टिंग में क्या मान के चलते थे, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग में अगर ये 0 है इसका मतलब है ये बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट है। अच्छा यहां देखना जरा, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट था, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बेटा रिएक्टेंट हैं। तो B+C से ए बन रहा होगा, तभी ये ग्राफ बनाया होगा आपने, है ना। तो आंसर क्या आ गया, चेन्नई। बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और यहां से अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, तो अब जरा फोकस करना, ध्यान देना, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, 2 साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग जीजाजी थे और वागे साले थे, जोड़ी हो तो ऐसी, है ना। तो इन्होंने लॉ बनाया था, लॉ क्या था वो लिखेंगे अपन स्टेटमेंट में, क्या लिखना है ध्यान से लिखेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to the concentration, या एक्टिव मासेस लिखो, यहां पर एक्टिव मासेस बोला उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को, है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस, टू द एक्टिव मासेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पर डिपेंड करता है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं क्या, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से लिखना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव
masses of reactants, active masses of reactants। अब ये एक्टिव मासेस का यहां मतलब क्या, ध्यान से सुनना, यहां एक्टिव मास का मतलब मास नहीं होता, यहां एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो उन्होंने जो टर्म डिफाइन किया ना एक्टिव मास, तो एक्चुअल में एक्टिव मास इज इक्वल टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है ये एक तरीके से, मतलब मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन किस में रखते हो, मोल पर लीटर। तो एक्टिव मास का मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, और एक्टिव मास हम जो ले रहे हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, वो कहां लेना है आपको, इक्विलिब्रियम पर। ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, और एक्टिव मासेस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है मोल पर लीटर में। और जब हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास कहां का रखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम का। वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो अभी तो बेसिक लॉ समझो क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास को हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूं लॉ का। तो जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट ये है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of, directly proportional to the product of active masses of reactants to the power of respective stoichiometric coefficients। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन लेकर हम समझेंगे। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं क्या, अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे गामा सी प्लस डेल्टा डी बन रहा है, और ये सभी क्या ले लिए मैंने, गैस हैं। ये सभी क्या हैं, गैस हैं। ये ध्यान रखना, सभी क्या है, गैस हैं। तो मैं इसके लिए रेट कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ूं कि अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो यहां पर ए और बी रिएक्टेंट होंगे और सी और डी प्रोडक्ट होंगे। क्लियर। अगर मैं रिएक्शन को उल्टा पढ़ना चाहूं तो भी पढ़ सकता हूं, क्या, गामा सी प्लस डेल्टा डी से क्या बन रहा है, अल्फा ए प्लस बीटा बी, तो सी और डी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट हो जाएंगे और ए और बी प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैं ये क्या लिखूंगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए। अब ध्यान देना, जहां पर एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम यहां पर ऐसे नहीं लिख रहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पूरा वर्ड नहीं लिख रहे, उसको छोटा करने के लिए उन्होंने जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो वाला ले लिया करो, है ना, ये लिया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोल देंगे। अब इसकी पावर क्या, अल्फा, और बी की पावर क्या, बीटा। देखो जरा स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार फिर से, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो ए और बी का हमने प्रोडक्ट कर दिया, और क्या लिखा है उन्होंने बाद में, टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ए का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, अल्फा, बी का क्या है, बीटा, तो वही लगा दिया पावर। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखोगे बताओ जरा, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट सी और डी है तुम्हारे, ध्यान से, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, सी और डी, तो सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। अब मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, के एफ, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, के बी, सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। अब ये के एफ और के बी क्या है, ध्यान से सुनना जरा, इधर मैं ऊपर लिख देता हूं के एफ, ऐसा लिखा रहता बुक्स में, और यहां नीचे के बी, मतलब के एफ के बी कुछ तो होंगे, और के एफ के बी क्या है यहां लिख देता हूं, के एफ जो है वो है रेट कांस्टेंट, क्या है ये, रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और केबी क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो केएफ और केबी को आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट, किसके लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, जब तुम्हारी रेट 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, जब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो जो रेट कांस्टेंट है वही रेट के बराबर होता है, रेट यूनिटी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए। तो जब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए उस टाइम पे जो रेट होगी वही केएफ के बराबर होगी, इसलिए हमने वर्ड यूज, देखो आपने कितनी बार देखा होगा ये वर्ड स्पेसिफिक का मतलब यूनिटी होता है, ये ध्यान रखना। तो जब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन 1 पुट कर दो आप यहां पे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, केएफ, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं आरएफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आरएफ क्या आ जाएगा, केएफ के बराबर आ जाएगा। कब, जब ए और बी 1 पुट कर दोगे, जब सी और डी 1 पुट कर दोगे तो आरएफ क्या हो जाएगा, केबी के बराबर आ जाएगा। मतलब केएफ और केबी एक तरीके से क्या है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए बात को, जब कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की आपकी यूनिटी हो जाएंगी तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा, और सी और डी की यूनिटी हो जाएंगी तो आर एफ क्यों लिख दिया, यहां आर बी आएगा ना, आर बी इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। भाई अगर इसको आर एफ लिखा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड, है ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो केबी के बराबर कब होगा, जब सी और डी हम 1 पुट कर दें, उसी कंडीशन को हम स्पेसिफिक कंडीशन बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, रेट कांस्टेंट बोलो या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखना सीख लिया। अब हम इसी को कनेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टडी करते हैं और उससे हम किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा होगी कि बैकवर्ड में ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करने जा रहे हैं। लिख लो पहले से। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ध्यान से देखना जरा, पहले आप ये समझ तो लो वर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फिर तो अपन स्टडी कर ही लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप मुझे एक बार बताओ, एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है। एट इक्विलिब्रियम आप ये बोलते हो सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, के एफ ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा इज इक्वल टू के बी सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, आरएफ और आरबी तो अभी अपन ने यहां निकाल ही लिया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाती हैं तो हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। इसका मतलब दोनों चीजें बराबर कर दो, और जब मैंने दोनों चीजें बराबर कर दी इसका मतलब अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कहां की हो गई, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसको यहां और इन दोनों को यहां ला रहा हूं, तो अब आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी टू दी पावर गामा डी टू दी पावर डेल्टा ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा, ऐसे। और ये जो के एफ अपॉन के बी दिख रहा है आपको चमकता हुआ, ये इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। क्या लिखेंगे, सी की पावर गामा डी की पावर डेल्टा ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिफाइन किया था, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन किया था ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आता है इसमें एक सब स्क्रिप्ट लगा देते हैं सी, और सी यहां डिफाइन करता है क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपने लिखा है। ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, के को केसी। केसी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा है भैया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो के एफ और के बी हैं ये तो तुम्हारे रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होते हैं, लेकिन जो केसी होता है वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कहानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो केसी लिखा है ना पूरा, तो इस केसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सबस्क्रिप्ट सी लगाने का मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन को कॉन्सेंट्रेशन की बजाय प्रेशर में डिफाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। गैसियस रिएक्शन के लिए आप प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हो।
अगर तुम मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। मतलब हम तीन टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला है केसी, दूसरा है केपी मतलब प्रेशर के टर्म में, और तीसरा है के एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म में। सारा का सारा डेरिवेशन जो मैंने पीछे करके बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखो प्रेशर के टर्म में, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखो प्रेशर के टर्म में, दोनों को बराबर कर दो, यहीं पहुंच जाओगे। तो अब मैं यहां डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, किस रिएक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, गामा सी प्लस डेल्टा डी, और ये सभी के सभी क्या ले लिए मैंने, गैस। तो इनके लिए हम प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन भी। ठीक है, ध्यान से देखना। केसी तो आपने सीख ही लिया, इसी से सिमिलर कंडीशन लगा के हम लिख देंगे यहां पे सिमिलरिटी से। तो बताना जरा केसी क्या आएगा, सी टू दी पावर गामा डी टू दी पावर डेल्टा अपॉन ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। कभी अगर आपके सामने रिएक्शन डायरेक्ट आती है ना, तो अब आप डायरेक्ट ही लिखा करो। ये तो मैंने पूरा इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ये केसी का एक्सप्रेशन आता है। अब आप आज के बाद मतलब ये जो पढ़ लिया ठीक है भाई, ये तो ज्ञान की बातें होती है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ में आए। डेरिवेशन हम इसलिए कराते हैं ताकि आपको क्लियरेंस आए कि भाई फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, तो ये जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है आप इसको डायरेक्ट ही यूज करोगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि टाइम थोड़ी है आपके पास इतना, बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है ना, तो आप डायरेक्ट यूज करो। कैसे, आपको कोई रिएक्शन दे रखी होगी, सी की पावर गामा डी की पावर डेल्टा, मतलब क्या लिखा आपने, प्रोडक्ट ऊपर रखा, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से लिखते हैं अपन केसी। ठीक है, यहां कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो तो यहां केसी लगा देना। अगर मान लो आप प्रेशर यूज करते तो हम क्या लिखते, देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर गामा, ऐसे लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डेल्टा अपॉन क्या लिखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा, यही लिखते ना आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना। अगर मोल फ्रैक्शन यूज करते तो केएक्स क्या लिखते, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर गामा, ये गामा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डेल्टा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर अल्फा और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बीटा, इस तरीके से लिखते। समझ गए? तो आप केसी, केपी और केएक्स कैसे लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। बहुत ध्यान से 5 सेकंड इनको देखो, सिमिलर जैसे दिख रहे हैं आपको। मतलब ऊपर हमने क्या देखा, क्या लिखा ऊपर, प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखा, रिएक्टेंट। अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन रख दो, प्रेशर के टर्म में लिखना प्रेशर रख दो, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना मोल फ्रैक्शन रख दो। समझ गए बात को? अब बात आती है इनकी यूनिट की, ध्यान से देखना जरा, इनकी यूनिट्स की। तो अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं तो मुझे जरा बताना, इसकी यूनिट क्या होगी, किसकी, केसी की। ऊपर क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, यहां क्या, मोल पर लीटर, यहां क्या, मोल पर लीटर, यहां क्या, मोल पर लीटर। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। तो केसी लिखोगे क्या, मोल पर लीटर की पावर गामा, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा, नीचे क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर अल्फा और मोल पर लीटर की पावर बीटा। अब मुझे आप एक बार बताओ देख के, ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, नीचे भी इधर ऐड हो जाएंगी, लेकिन नीचे वाली ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, इतना तो पता ही है आपको। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो यूनिट आएगी केसी की वो क्या आएगी, ध्यान से देखना, मोल पर लीटर की पावर आएगी गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्यों, ऊपर भी सम करोगे नीचे भी सम करोगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। ध्यान से देखना जरा। और मोल पर लीटर को मैं कैपिटल एम लिख दूं, मोल पर लीटर का मतलब मोलर, मोलर मतलब कैपिटल एम, तो इसकी पावर डेल्टा एन जी। अब ये जो डेल्टा एन जी है ये क्या है, ये है तुम्हारा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, गैसियस लेने बस आपको ना, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब ये कैसे निकालोगे मोल्स, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कॉफिशिएंट लेना है। क्या लेना है, कॉफिशिएंट। कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी उसमें प्रोडक्ट में टोटल कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, रिएक्टेंट में कितना आ रहा है, बस इतना करना। बस ये ध्यान रखना, गैस होना चाहिए, सॉलिड नहीं चल पाएगा, है ना, गैस होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे लिखना है। अब आप सिमिलरिटी से जैसे ये लिखा वैसे यहां लिख सकते हो। कैसे, एटीएम 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 एटीएम, सभी प्रेशर एटीएम में रख दो आप, है ना। आप और भी यूनिट रख सकते हो, पास्कल भी रख सकते हो, लेकिन यूजुअली एटीएम लेते हैं। तो अगर मैं एटीएम में रखूं तो ध्यान से देखना जरा, तो यहां पर जो यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे, जैसे यहां लिखा है,
यहां क्या आया, मोलर आया ना, वहां क्या आएगा, इस जगह एटीएम आ जाएगा। तो बेटा केसी जो आएगा वो आएगा क्या, सॉरी केपी जो आएगा, केसी तो लिख लिया ना, केपी की जो यूनिट आएगी वो आएगी एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। ध्यान से देखना जरा, यहां क्या लिखा मैंने, मोलर की पावर डेल्टा एनजी, यहां एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां जब केएक्स लिखोगे, इसकी यूनिट जब लिखोगे, तो मुझे बता दो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती, और अगर यूनिट नहीं होती तो यूनिट लेस लिख दो, यूनिट लेस। ठीक है, तो ये कहानी है। जब कभी भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, केसी, केपी और केएक्स। अभी मैं आपको क्वेश्चन से भी समझा दूंगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट कैसे लिखोगे ये तो मैं आपको डिटेल एक बार बता रहा था। अच्छा, यहां पे एक फॉर्मूला और याद कर लेना, ये क्या, केसी इज इक्वल टू क्या होता है, केएफ अपॉन केबी, और अगर मैं केपी बोलूंगा तो केपी भी केएफ अपॉन केबी और केएक्स भी केएफ अपॉन केबी, क्योंकि वो भी वहीं से आया। तो आप तो बस इसको ध्यान रखना, केसी क्या है, केएफ अपॉन केबी होता है। ठीक है, तो मेन कहानी क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप रिएक्शन में कैसे लिखोगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, कुछ रिएक्शंस देता हूं, उसमें अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देखते जाना, मैं आपको सब सिखा दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। चलो बच्चों, तो अब ध्यान देना, केपी और केसी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखा करते हैं। इसके लिए पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा, यहां पर एमआई स्टार लिख लो, क्या कि एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड और एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, ये क्या होते हैं आपके, ये 1 होते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत ही कम करते हैं, तो मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली रहता है, मतलब इक्वली रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, अपन ऐसा बोलें डायरेक्ट। तो प्योर लिक्विड हो और प्योर सॉलिड तो इनका 1 होता है। अगर कहीं एक्वस लिखा है तो उसका आपको लेना पड़ेगा, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मुझे इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देना, और जो जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो पावर लगाते जाना। चलो बताओ, NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पावर कितनी, कुछ नहीं लिखा, 1 है। ठीक है, OH माइनस की पावर 1, एक्वस था ये, डिवाइडेड बाय NH3 की पावर 1। अब यहां मैं H2O नहीं ले रहा, क्योंकि ये क्या है, प्योर लिक्विड है, ये क्या है, एक्वस है। तो एक्वस के लिए आप केसी लिख सकते हो, प्योर लिक्विड के लिए नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, केपी इसके लिए नहीं लिख सकते। केपी आप किसके लिए लिख सकते हो, गैसियस रिएक्शन, मतलब एटलीस्ट एक तो गैस हो कम से कम, यहां तो कोई गैस ही नहीं आ रही है, तो एक गैस होना चाहिए कम से कम, तब आप केपी लिख पाओगे इसका। इसके लिए देखना जरा, केसी दोनों गैस हैं, देखो गैस है तो केपी केसी दोनों लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एक्वस है तो सिर्फ केसी लिखते हो, केपी नहीं लिखते हो। ध्यान से, क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। अगर आपके सामने एक्वस वगैरह दे रखे हैं तो उसके लिए केसी डिफाइन कर सकते हो, केपी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेशर के फॉर्म में लगाते हो आप। और लिक्विड का तो वैसे ही अपन प्रेशर लेते नहीं है, और लिक्विड का एक्टिव मास 1 मानते हैं, और ये भी एक्वस एक तरीके से लिक्विड ही है, बस ये है कि वो प्योर नहीं है। ठीक है, वो आयंस के साथ डिसॉल्व है एक तरीके से वाटर में, आयंस डिसॉल्व है वाटर में। तो फिर से सुनना जरा ध्यान से, आपके सामने एटलीस्ट 1 गैस होगी तभी तुम केपी लिख पाओगे, सीधी सी बात। बाकी एक्वस आ जाए तो केसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां दोनों गैस हैं, दोनों के लिए लिख सकते हो। तो केसी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं, मतलब एक्टिव मास, बात बराबर ही है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 3। क्या तुम इसके लिए केपी लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं। क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 3, इस तरीके से। क्लियर, अगला देखना जरा, सभी गैस हैं, कोई बात नहीं, केसी केपी दोनों लिखेंगे झमाझम। देखो केसी क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इसकी पावर 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इसकी पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3H8 इसकी पावर 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इसकी पावर 5। लिखना सीख लो भैया, अगर लिखना सीख जाओगे तो क्वेश्चन एकदम झमाझम समझ में आ जाएगा आपको, आप फटाफट क्वेश्चन बना लिया करोगे। केपी क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि गैस है ना, 3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ C3H8 की पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 5। तो जब कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए जाएंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तो जो रिएक्शन दी जाएगी सभी में गैस है, तो आप केसी भी लिख सकते हो, केपी भी लिख सकते हो। यहां ना गैस है क्या, कहीं भी गैस नहीं, एक भी मिल जाती तो हम केपी लिख देते, केसी लिखेंगे, केपी नहीं लिखेंगे। चलो केसी बताना, लिख सकते हो क्या केसी। सॉलिड का तो एक्टिव मास हम यूनिटी मान के चलते हैं, उसको लेते नहीं है, डिस्कार्ड कर देते हैं, और बाकी इन दोनों का ले लो। तो केसी क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, क्योंकि वो एक्वस है,
इसकी पावर 1 और I माइनस की पावर 1। क्या तुम केपी लिख पाओगे इसके लिए? नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो समझ लो, आप एक बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर मैं और आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। 4 और कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप में थोड़ा सा भी 1% भी दिमाग है तो आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 3 पढ़ाए हैं, केसी, केपी और केएक्स। केएक्स के बारे में तो बता ही नहीं रहे। अरे भैया, केपी जो है ना सिमिलर वैसा ही केएक्स है, तो अपन बार बार नहीं लिख रहे उसको। जैसा केपी लिखते हैं वैसी केएक्स लिखते हैं, बस सीधी सी बात। चलो इनके देखना जरा, इसमें देखेंगे केसी लिख के बताएंगे। केसी क्या आएगा? सॉलिड को छोड़ दो, सोचना ही नहीं इसके लिए, है ना। सॉलिड का एक्टिव मास अपन 1 लेते हैं, तो इसको अपन 1 लिख देते हैं। 1 अपॉन इधर क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, सीधा सीधा। केपी क्या लिखोगे? केपी में क्या आता है? पार्शियल प्रेशर आता है गैस का, सीधा सीधा। अगला देखना जरा, केसी लिख सकते हो, यस, गैस दिख रहा है आपको, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। और प्योर लिक्विड अगर लिखा है तो एक्वस लिखा होता तो ले लेते, लिक्विड लिखा है तो नहीं लेना, तो सिर्फ यही आएगा। और यहां पर केपी क्या आएगा? गैस है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। लिक्विड के लिए तो अपन लेते ही नहीं है, ऐसे लिखना है। अगला देखो जरा, हैबर्स प्रोसेस वाला। केसी कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बेटा अपॉन N2 और H2 की पावर 3। केपी क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। देखते जाओ झमाझम, ठीक है। अगला देखना जरा, यहां देखेंगे केसी लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, और यहां लिखेंगे केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। कंटेंट तो आपको बहुत धुआंधार मिलेगा, चिंता मत करो, है ना। बस देखते जाओ आप क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। जो मैं कराते जा रहा हूं उतना अगर आप करते जाओगे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लोगे आप अपनी जिंदगी में, ठीक है। केसी इज इक्वल टू अमोनिया H2S क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम इसकी। सॉलिड के लिए तो हमको यूनिटी लेना, 1 लेना है, तो उसको छोड़ देंगे, है ना। और केपी क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अगर मुझे केएक्स लिखना होता तो जहां केपी है वहां केएक्स लिख दो, पार्शियल प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन ले लो, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं क्या? केपी और केसी। जैसा केपी वैसा ही केएक्स होता है। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहां तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखते जाना क्या कह रहे हैं पहले सवाल में। फाइंड द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केपी केसी की यूनिट निकाल ली है। सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए यूनिट निकालने के लिए डेल्टा एन जी। बताना जरा क्या है। यहां पर गैस क्या क्या है? दोनों है। यहां ये भी गैस है, ठीक है। तो यहां टोटल कोफिशिएंट का सम क्या आ रहा है? 2 और इसका 1, मतलब 2 + 1 कितना? 3, माइनस इधर कोफिशिएंट क्या है? 1। 3 - 1 क्या हो गया? 2। सिंपल सा है। तो केसी की यूनिट क्या लिखोगे? मोलर की पावर डेल्टा एन जी मतलब 2, और केपी की यूनिट क्या लिखोगे? एटीएम की पावर क्या? डेल्टा एन जी। सिंपल सा है। इसमें निकालना जरा, इसके लिए डेल्टा एन जी निकाल लो पहले। सभी गैस हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 और 1 3, माइनस यहां 4 और यहां 1 5, टोटल सम 5 हो गया। इसका कोफिशिएंट का सम करना होता है -2। तो केसी की यूनिट क्या आ गई? मोलर की पावर -2, और केपी की यूनिट क्या आ गई? एटीएम की पावर -2। भाई बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान। इतना इजी चैप्टर है कि मजा आ जाएगा आपको। देखो सारे क्वेश्चन बनाने लगोगे। अगला, राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी। ध्यान से देखना जरा, मैं केसी का लिख रहा हूं पहले। केसी के लिए क्या करते थे आप? सॉलिड सॉलिड छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ गैस ले लो। इसका एक्टिव मास 1 रखना है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर क्या रखोगे? 5। CaCO3 वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको कैसे करना है, ठीक है। केपी क्या लिखोगे? 1 अपॉन सॉलिड छोड़ दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसकी पावर कितनी? 5, इस तरीके से। अच्छा मुझे आप इसकी यूनिट भी बता दो साथ में, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, पहले डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी कितना? यहां गैस कुछ भी नहीं है तो यहां 0 ले लो, माइनस इधर गैस क्या है? ये कितना? 5। तो 0 - 5 कितना होता है? -5। वाह क्या बात है, ऐसी मैथ्स भी सीख रहा हूं, है ना। तो यहां क्या लिखूंगा? मोलर की पावर -5। यहां क्या लिखूंगा? एटीएम की पावर -5। इस तरीके से आप लिखते हो। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, और ये टाइम दे रखा है, और यहां बोला है कि इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया इसने। तो आपको बताना है A से 2B फाइंड केसी। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम केसी या केपी लिखा करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर कहां के लिए लिया करोगे? ये होते हैं इक्विलिब्रियम के। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, क्या लिख रहा हूं मैं। अगर मैंने यहां केसी लिख दिया, अगर मैंने यहां केपी लिख दिया,
तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम पर लेंगे और प्रेशर हम इक्विलिब्रियम पर लेंगे। मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये कहां की है, एट इक्विलिब्रियम है, ये ध्यान रखना। कई लोग इस क्वेश्चन में गलती ये करते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन यहां से शुरू कर देते हैं कि सर यहां अपन कुछ ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां कुछ मान लेते हैं इधर से ऊपर से। ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुई, इसका मतलब वही इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी क्या हुई 0.4 हुई, इसकी क्या हुई 0.1 हुई। तो सीधा सीधा ये रखना है आपको 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1। कुछ लोग क्या है ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ऐसा करने लगते हैं, सर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे और फिर काम हो जाएगा। अरे भाई क्या पागल बने कर रहे हो, जो चीज आसान है वही आसान रहने दो। कई लोग ये लॉजिक देते हैं, भाई इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, 10-12 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा लोग पूछते हैं हर बार, क्या कि सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है। अरे दादा इक्विलिब्रियम ये थोड़ी होता है। अच्छा फिर बच्चा ये पूछता है कि सर ये इस पॉइंट पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है क्या, हम बोलते हैं हाँ है, तो सर इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्या, सेम हो गई। मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएं या कांस्टेंट हो जाएं और वो जिंदगी भर चलती रहें, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं कि यहां पर तो सेम हो गई लेकिन जैसे ही आप अगले इंस्टेंट पर यहां कहीं गए तो ये तो वेरी कर गई ना। आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट हो जाए लेकिन सेम रहें, सेम रहें, सेम रहें, या कभी सेम हो जाए तो सेम रहें, तभी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, वाह कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर हो गई, अच्छा इक्विलिब्रियम, ऐसा मत कर देना। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो यहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पर कॉन्सेंट्रेशन फिर वेरी कर गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ही इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो ये नहीं आ सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब जो मैंने समझाया था ना उसको, अगर ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वहां जाके फिर से इक्विलिब्रियम पढ़ के आओ, तब समझ में आएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भाई साहब दिमाग तो रखते हो आप, बहुत अच्छा। चलो देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूं, टी इक्विलिब्रियम जो है इस पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई पूरी, ठीक है, और उसके बाद चेंज नहीं हो रही है, तो वही मैंने पुट किया। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे तो 1.6 आ जाएगा। यूनिट के साथ बताया करो मुझे, मोलर की पावर कितना, डेल्टा एन जी बोलना जरा, इसका कितना है 2 - 1 मतलब 1, तो 1.6 मोलर इज द फाइनल आंसर। समझ गए जो बात अभी मैं बोलना चाह रहा था आपसे, कि कई लोग ये गलती करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, बहुत ज्यादा मैथ्स लगाने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही रहने दो, है ना। तो फिर से एक बार समझा रहा हूं क्या करना है आपको, जो यहां कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो इक्विलिब्रियम की लेनी है। कहां की लेनी बेटा, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ये बराबर हो गई, मतलब 0.4 हो गई लेकिन कांस्टेंट है, ये 0.1 हो गई लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे केपी केसी के बीच के रिलेशन वगैरह, रिएक्शन क्वेश्चन टाइप की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पहले।